सावंत एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे डेली इवनिंग लाइव शो ये दूरियों पर। और इस वक्त हम टू स्टेट्स थीम पर काम कर रहे हैं और टू स्टेट्स थीम में आज हमारे साथ होंगे डॉक्टर हिमांशु जी। हेलो पंकज, हेलो संगीता मैम। शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और हेलो मोनिका, कैसे हो? आज तो ईद है तो दुबई में बड़ा ही अच्छा माहौल होगा इस वक्त, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, टू स्टेट्स थीम पर हम काम करेंगे और हमारे साथ आज डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल जी हमारे साथ शो पर जुड़ने वाले हैं और उनसे हम बात करेंगे आज कई सारे विषयों पर। फॉरेन ट्रेड संबंधी यानी कि विदेशी व्यापार और व्यापार नीति के बारे में भी आज उनसे चर्चा होगी। हेलो मैम। आई थिंक हिमांशु सर की तरफ से भी कुछ दिक्कत आ रही है शायद जुड़ने में, इस वजह से भी थोड़ा सा लेट हो रहा है हमें। वहाँ नेटवर्क का भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी मेरी जस्ट सर से बात हुई है और इसे कहते हैं इंटरनेट की दुनिया, जहाँ सब कुछ संभव है। इसी को लाइव कहा जाता है कि जिंदगी में यदि आप सामने से कुछ करते हैं तो अचानक आने वाली परिस्थितियों के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होता है। और यही लाइव शो की खासियत है दोस्तों। और ज़िंदगी भी एक लाइव शो ही है जहाँ पर कब क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में कोई नहीं जान सकता। शायद यही सबसे बड़ा एंजॉयमेंट है। मोनिका कुछ कह रही है। यस मैम, ईद मुबारक। सब बिल्कुल मोनिका, आप सभी को भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और हाँ मैम, यहाँ सब ठीक है। ओके, बस सब कोरोना के लिए प्रे कर रहे हैं। हाँ मोनिका, इस वक्त कोरोना को लेकर के तो हर देश में, दुनिया में सभी दूर प्रे की जा रही है कि ऐसा ना हो। बिल्कुल सही कहा है मोनिका। और मैं अभी भी देख रही हूँ कि शायद हिमांशु सर को कोई दिक्कत आ रही है शो को ज्वाइन करने में। हम दोबारा से एक बार चेक कर लें। आ गए हैं हिमांशु सर। तो मैंने जैसा कि बताया कि आज हमारी मुलाकात होगी डॉक्टर हिमांशु जी से, जो कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं और सर ने ऑनलाइन आ चुके हैं। तो मैं अब बिना समय गवाए डॉक्टर हिमांशु जी को हमारे शो पर लेती हूँ दोस्तों, और उनसे हमारी बात को आगे बढ़ाते हैं। शो ये दूरियों पर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझको शो पर बुलाया और हम बात करेंगे। बिल्कुल सर, और ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आप जैसे शिक्षाविद व्यक्तित्व को सुनने का अवसर मिला है हमें। थैंक यू वेरी मच। सर, मुझे जितनी जानकारी थी आपके विषय में, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की हो या फिर मेरिट की हो या पत्रिका की हो, मैं बता चुकी हूँ। लेकिन मैं निवेदन करूंगी आपसे कि दर्शकों को आपके बारे में और विस्तार पूर्वक जानकारी दें। मैं यहाँ डीएन कॉलेज मेरठ में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और पिछले 20 वर्षों का मेरे को अनुभव है। और मैं एक पत्रिका, एक जर्नल कॉमर्स का निकालता हूँ। पिछले 13 सालों से मैं कॉमर्स का जर्नल निकाल रहा हूँ। उस जर्नल का उद्देश्य है मुख्य रूप से जो ऐसे छात्र हैं या ऐसे रिसर्चर्स हैं कि जो बड़े जर्नल्स में अपने पेपर नहीं छपवा पाते हैं, और कई बार मैंने भी ये देखा है कि उन जर्नल्स में जब पेपर जाते थे तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था और उनसे बात भी नहीं की जाती थी। तो हमने एक ऐसा जर्नल कास्ट करने की सोची कि जो जर्नल पेपर्स को छापे भी और लिखने वालों को ये भी समझाए कि किस तरीके से पेपर को लिखा जाना चाहिए, और उनका रिजेक्शन ना करे पेपर का, बल्कि करेक्शन करे। उनको ये बताए कि भाई आप जो है इसमें ये कमियां हैं, आप इनको दूर कर लीजिए। तो हमने एक ऐसा ही अपना जर्नल जो है शुरू किया और उसमें इंदौर के भी काफी लोगों का सहयोग रहा। रमेश मंगल साहब हैं, सुमानी साहब हैं, संगीता मैडम है, और बहुत लोगों का सहयोग रहा है। और पूरे हिंदुस्तान से और दूसरे देशों से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और करीब 20-30 कंट्रीज में जर्नल जाता है ये। और 64 कंट्रीज के लोग तो मेरे पास मेरठ मिलने भी आ चुके हैं इस विषय में। बहुत बढ़िया सर, वो आपसे मिलने आए और इस वक्त हम आपसे शो पर बात कर रहे हैं, तो ये वाकई में सौभाग्य की बात है। हाँ धन्यवाद। ये तो सब देखिए, ये तो प्रकृति है और काम इसी तरीके से चलता है। और जब हम काम करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं, बतानी भी पड़ती है, मिलना जुलना भी पड़ता है। और अभी ये कोरोना काल की वजह से हम सब घर पर रुके हुए हैं, लॉकडाउन चल रहा है,
और थोड़ा सा हमारे इस जर्नल की प्रोसीडिंग्स में थोड़ा वीकनेस आ गई है, फिर लोग पेपर नहीं भेज पा रहे हैं, हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो ये टेक्नोलॉजी है इसने हमें बहुत सहायता की है। अब टेक्नोलॉजी की मदद से ऑनलाइन पेपर आ जाते हैं, ऑनलाइन लोगों से बात हो जाती है, तो हमें उतना एक डिफरेंस मिलने जुलने वाला एक गैप नहीं दिखाई दे रहा है। तो टेक्नोलॉजी इसमें बहुत सहायक है। तो इसके अंदर हमने अब तक जो है हमारे करीब 26 इशू निकल चुके हैं जी 28 इशू निकल चुके हैं। 29 इशू अब हमारा निकलेगा अप्रैल वाला। और इसके लिए हमने यही प्लान किया है कि हम इसमें जो कोविड-19 का जो असर उद्योगों पे रहेगा, इंडस्ट्रीज कैसे काम करेंगी, और इसमें जो मेन थीम हमने ली है अब की बार वो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, दो थीम मेन इसके अंदर हमने ली है अब की बार। और हम लोगों से कह रहे हैं कि भाई आप इन दो थीम को लेकर लिखें, क्योंकि आज हमारे लिए बड़ा एक विकट समस्या देश के लिए पैदा है कि भाई हम किस तरीके से इतनी 130 करोड़ जनसंख्या का कैसे पालन करें, कौन पालनहार होगा, इसका सबसे बड़ी समस्या ये पैदा हो जाती है। तो आज हमारी विषय भी यही होंगे सर, चर्चा के जनरली इसी के इर्द गिर्द के हैं। और साथ साथ में हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था विदेशी नीति पर, हाँ जी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल। मैं अपने पहले सवाल की तरफ आगे बढ़ती हूँ और हाँ जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका क्या विचार है इस विषय पर कि कोरोना ने जितना असर जो है शरीर पर नहीं डाला है, उससे ज्यादा मानसिकता पर डाला। देखिए, अगर हम देखें तो कोरोना जैसी जो बीमारियां हैं ये जब आती हैं तो देखिए मानसिकता पे तो असर पड़ता है। और अगर आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें, पुराने टाइम की बात देखें, तो सार्स 2003 में आई थी और उस समय पे जो डॉक्टर्स थे और जो वैज्ञानिक थे वो इस बात से दुखी बिल्कुल नहीं थे कि एक बीमारी आ गई है और इसका इलाज नहीं है अभी एकदम से, लेकिन वो इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित थे कि ये एक अवसाद का कारण ना बन जाए लोगों के बीच में। जी और आज भी जो कोरोना है, आप देखिए कि कोरोना के कारण से क्या हुआ। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि मैं एक रामदेव जी की दुकान थी, उस पर मैं कुछ सामान लेने गया। तो मैं जब गया था तो जब मैं बिल्कुल अकेला था और मेरे वहां जाते कई सारे लोग और आ गए और वो बिल्कुल मेरे पास में आके खड़े हो गए। तो मैंने उनको झूठ बोला और मैंने उनसे कहा कि जी मैं बिल्कुल अभी अभी कोरोना से उठ के हॉस्पिटल से आया हूं 2-3 दिन पहले ही, आप मेरे से थोड़ा दूर हो जाइए। तो वो एकदम से ऐसे दूर हो गए जैसे कोई छुआछूत की बीमारी हो। तो आप देखिए कि अगर वाकई किसी को बीमारी होती, मैंने तो अपने को संभाल लिया, लेकिन वाकई किसी को अगर बीमारी होती तो वो उस बीमारी से एकदम से ये डिप्रेस हो जाता कि लोग मेरे को देखो मतलब डिमोरलाइज कर रहे हैं या मेरे से बच रहे हैं, मेरे को हीन पसंद नहीं भावना कर से रहे हैं, देखना। हीन भावना से अपने आप को देखता। तो कोरोना से सबसे बड़ा समस्या क्या है कि एक मानसिकता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि मानसिकता पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये आपका अपना इनर सेल्फ बताता है। देखिए हम भारतीय हैं, भारत हमारा देश है, इसके अंदर हम प्रकृति के प्रेमी हैं। आप देखिए हमारे यहाँ विष भी है और विष पीने वाला महादेव भी है। आप तो बहुत नजदीक उज्जैन के पास में बैठे हुए हैं और महादेव ने विष को गले में धारण कर लिया था, और दुर्गा भी है और काली भी है। और प्रकृति ये कहती है कि प्रकृति तो एक स्त्री है, उसके एक हाथ में सर्जन है और एक हाथ में प्रलय है, और उसका तालमेल ही जीवन है। और हमें देखिए कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। और मैं तो मान के चल रहा हूं कि कोरोना के आने से पॉजिटिव मानसिकता बढ़ी है, नेगेटिव नहीं बढ़ी है। पॉजिटिव इस तरीके से बढ़ी है कि जो कुछ परिवार ऐसे थे जहां हस्बैंड वाइफ अकेले रहते थे या दोनों नौकरी करते थे, उनके बीच में तालमेल बढ़ा है बहुत ज्यादा। उनको ये पता लगा है कि मेरा हस्बैंड कितना काम कर सकता है घर का मेरे साथ में, और हस्बैंड को ये पता लगा है कि मेरी वाइफ किस तरीके से घर संभाल रही है। तो मानसिकता तो सुधरी है और हम धैर्यशीलता हमारे अंदर बढ़ी है। हम कम चीजों में रहना सीख गए हैं। आप देखिए घर में सामान कम है फिर भी आप उसके अंदर पूरा परिवार इकट्ठा होकर रह रहा है, और परिवार व्यवस्था को हमने फिर दोबारा से एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि परिवार ही सबसे बड़ी सुख का और सुरक्षा का साधन है। अगर परिवार सुख और सुरक्षा का साधन ना हो तो मजदूर लोग अपने घर लौटकर क्यों जाएं, क्योंकि वो वहां सुरक्षा ढूंढ रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि हम लोग जो है ये मानते हैं, इंडियंस खासतौर पर, देखिए विदेशों का तो मुझे नहीं पता है, भारतवर्ष के जितने निवासी हैं उनके लिए जीवन उल्लास है, उनके लिए अवसाद नहीं है। अवसाद की तो कोई परिभाषा ही नहीं है हमारे जीवन में। तो हम एक्सेप्ट ये वाली बात बिल्कुल ना कहें और ना एक्सेप्ट करें कि कोरोना से हमारे मस्तिष्क पर कोई नेगेटिव असर पड़ा है। मैं तो ये मानता हूं कोरोना से बहुत पॉजिटिव असर पड़ा है। आप अगर देखिए, आप तो इतने दूर वहां इंदौर में हैं, अगर हम यहाँ गंगा जी बहुत पास में है, हरिद्वार हमारे घर से बहुत पास में है मेरठ से, तो अगर हम देखें वहां से फोटोग्राफ्स आते हैं, इतनी निर्मल गंगा है
कि शायद आपने पुस्तकों में ही पढ़ा होगा कि इतनी निर्मल गंगा भी हो सकती है। प्रकृति, पहाड़ यहां से 50 किलोमीटर आप आगे बढ़े हैं तो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखिए कि जब आपको ऐसे सीन्स दिखाई देंगे तो आपकी मानसिकता तो बढ़िया ही होगी, खराब कैसे होगी। लेकिन फिर भी बिल्कुल सही कहा। एक बीमारी है, बीमारी से हमें लड़ना है। और ये निर्मला जी, मैं आपको बताऊं, ये एक युद्ध है। कोरोना तो इसको युद्ध मान रहा है, लेकिन हम नहीं मान रहे। और अगर हम अपनी सुरक्षा रखें, लोगों से मिलने जुलने में, हाथ देखिए, आप फिर दोबारा से नमस्कार का चमत्कार देखिए, हाथ हाँ। जोड़ के नमस्ते करने का चमत्कार देखिए। सारा विश्व मान रहा है, WTO का चेयरमैन हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहा है। तो आप नमस्कार, तो हमारी मानसिकता तो सुधरी है और सब लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया है, तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई ये बात है। लेकिन हम बीमारी से और बीमारी के साथ भी हम रहते हैं। देखिए, बर्ड फ्लू आया था, सार्स आया था, उनके साथ हमने जीना सीखा। और यही हमारा सारा पूरा हमारा इतिहास गवाह इस बात का, और सारी चीज गवाह है कि हम जैसे हैं, जैसा सोचते हैं वैसी हमारी मानसिकता बन जाती है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव बन जाएगी, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगी। मेरे कई ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें सीनियर सिटीजन्स भी हैं। मैं समझता हूं कि इस कोरोना काल में जितना साहित्य उन लोगों ने पढ़ा है, वो ये बताते हैं हमने पूरे जीवन में नहीं पढ़ा। मैंने भी पिछले 2 महीने के टाइम में अपनी पुरानी बुक्स इतनी पढ़ी कि मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं फिर दोबारा से बीकॉम का विद्यार्थी हो गया हूं। तो मुझको तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने भी अपने घर में किचन में भी टाइम दिया है, बच्चों के साथ भी टाइम दिया है, और सभी लोगों ने, हाँ, थोड़ा सा देखिए, कोरोना काल में रोजगार की समस्या तो है, जिन लोगों का एम्प्लॉयमेंट छूट गया है और आर्थिक चैलेंजेस सामने आ गए हैं, तो वो तो वाकई एक अंदर से लगता है कि भाई मेरा काम किस तरीके से होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने उस मानसिकता को दूर करने के लिए, या उस एक अवसाद को या क्षोभ को दूर करने के लिए, गवर्नमेंट ने पैकेज भी दिया है। आप देखिए, मिडिल क्लास को भी पैकेज दिया उन्होंने कि भाई EMI मत दीजिए, आप 3 महीने स्कूल की फीस मत दीजिए। और गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ रुपए का उद्योग को पैकेज दिया है। तो ये सारी चीजें तो हमें इस बात की तरफ कहते हैं कि भाई हम इतने सक्षम प्राइम मिनिस्टर के साथ में हैं, हमारा वो मुखिया बना हुआ है, और हमारे यहाँ तो कोरोना कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं आपको एक पॉजिटिव बात और बताना चाहता हूं कि अगर आप आंकड़ा देखेंगे ना, तो जब कोरोना नहीं था तब 5000 आदमी पर डे सड़क एक्सीडेंट में मरता था। और आज जो देखिए, कोरोना से कोई ऐसा नहीं है, इसकी डेथ रेट बहुत कम है। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा संदेश ये है कि इससे आप डरें बिल्कुल नहीं, फाइट करें, अपनी सुरक्षा रखें, अपने को साफ सुथरा रखें, तो आपको कोई बीमारी होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और मानसिकता भी कुछ नहीं है। बहुत लोगों से मिले हैं और बहुत बढ़िया, मैं तो जितने लोगों से मिल रहा हूँ सब मुझे बता रहे कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। और मैं जिन दोस्तों ने अभी शो को ज्वाइन किया है, उन्हें बताना चाहती हूँ कि इस वक्त हमारी बात हो रही है उत्तर प्रदेश के मेरठ से हिमांशु जी से, जिनसे हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में बहुत सारे विषयों पर, जैसे कि विदेशी नीति के बारे में, विदेशी व्यापार के बारे में, और भी कई चीजें हैं जो सच में हम जानेंगे। और सर, अगली चीज के बारे में यदि हम बात करें तो वो है व्यापार। हाँ जी। व्यापार में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, व्यापार की नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। उससे लेकर के आपका क्या विचार है? देखिए, व्यापार, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत एक व्यापारी देश रहा है शुरू से ही। अगर हम पुराना इतिहास अगर देखते हैं, हम अगर अपनी जो ट्रेड और इंडस्ट्री की अपनी अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो भारत तो बहुत पुराने टाइम से ही, आप देखिए कि अंग्रेज यहाँ पर जब आए थे, वो केवल व्यापार के उद्देश्य से ही आए थे। भारत वर्ष के अंदर प्राकृतिक जो संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज, वो बहुत ज्यादा हैं। और इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है कि उनको यूज करने की वजह से ही अंग्रेज यहाँ आए, और देश के मुगल और ये सब भी इसी कारण से यहाँ आए थे। तो और हमारा जो व्यापार है वो कृषि पर आधारित है। हमारी 70% जनसंख्या जो है, आप भी देखिए, आपका भी जो क्षेत्र है उधर मऊ का और मालवा का, वहां कपास और लाल मिर्च बहुत होती है। तो मध्य प्रदेश भी सारा व्यापार से ही, और इधर हमारा जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, ये भी एक व्यापारिक सब इलाका है सारा। यहाँ पर गन्ने की मिलें हैं, शुगर मिल्स हैं, और उसके अलावा दाल मिल है थोड़ा सा, और सारे धंधान्य होते हैं। तो व्यापार पे असर तो पड़ेगा, ये तो निश्चित है। आप ये समझिए कि आपने एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और वो गाड़ी चल रही है, अचानक वो रुक जाती है, और उसके बाद वो 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद शुरू होती है, तो उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है धीरे धीरे, और फिर वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है। तो व्यापार तो डाउन हो जाएगा। और व्यापार में अगर हम बात करते हैं तो व्यापार भी 2 तरीके का है, एक हमारा डोमेस्टिक ट्रेड और एक हमारा फॉरेन ट्रेड। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे जितने भी देखने वाले साथी हैं, वो किस विषय पर ज्यादा डोमेस्टिक ट्रेड पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं फिलहाल,
या फॉरेन ट्रेड पर कंसल्ट करना चाहते हैं? हमारे जो दर्शक है उनमें से विजय जी, जो कि हमारे शो के रेगुलर दर्शक हैं, उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा है हाँ कि जी। आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से भारतीयों पर कितना असर पड़ेगा और क्या हम विदेशी चीजों का बहिष्कार इतनी तेजी से कर सकेंगे? देखिए, विजय जी को मैं कहना चाहता हूं, विजय चौहान जी को, कि उनका प्रश्न बहुत अच्छा है और उनको साधुवाद है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि आत्मनिर्भर की जो परिभाषा है आत्मनिर्भरता की, वो परिभाषा सही रूप से लोगों को नहीं पता है। मैं ये कहता हूं सबसे कि आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है आपका, कैसी आत्मनिर्भरता? राजनीतिक आत्मनिर्भरता, प्रजातांत्रिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक आत्मनिर्भरता या आर्थिक आत्मनिर्भरता? देखिए, हमारे जो है सम्राट शिवाजी हैं, उन्होंने राजनीतिक आत्मनिर्भरता के लिए लड़ाई लड़ी, जी, आप जानते हो अच्छी तरीके से। और गांधी जी ने प्रजातांत्रिक आत्मनिर्भरता के लिए लड़ाई लड़ी, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सामाजिक आत्मनिर्भरता के लिए लड़ाई लड़ी, और अब मोदी जी भी हमारे कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। लेकिन आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम विदेशी चीजों का बहिष्कार कर देंगे। देखिए, आम के पेड़ पर आम होते हैं और अमरूद के पेड़ पर अमरूद होते हैं। अगर आम के पेड़ पे ही अमरूद और आम दोनों होने लगे हैं तो अमरूद के पेड़ की प्रासंगिकता कहां चली जाएगी? तो प्रकृति बढ़िया उदाहरण। हाँ जी, प्रकृति ने जो कुछ हमें दिया है वो सब कुछ उसने अपने हिसाब से हमें अनुदान दिए हैं, और वो अनुदान सब लोगों के पास बराबर नहीं है। मेरे पास कच्चा तेल नहीं है और सऊदी अरबिया में पानी नहीं है, तो वो हमसे पानी ले, जब भी तो मित्रता बनेगी और जब भी तो साथ बनेगा। तो आत्मनिर्भर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम विदेशी चीजों का परित्याग कर देंगे। आत्मनिर्भरता तो मैं आपको बताता हूं, देखो गांधी जी ने आत्मनिर्भरता को बहुत ज्यादा, गांधी जी ने कही, ये वर्ड था आत्मनिर्भरता, गांधी जी ने ही शुरू करा था। और गांधी जी ने ये कहा था कि अगर हम कोई भी योजना बनाते हैं, कोई भी हम पॉलिसी बना रहे हैं, तो हमें गरीब से गरीब व्यक्ति जो उस पॉलिसी के अंदर आ रहा है, ये देखना पड़ेगा कि वो पॉलिसी जी, वो पॉलिसी उसको लाभ नहीं पहुंचा रही है, तो वो पॉलिसी किसी मतलब की नहीं रह रही है। अब आप देखिए कि आत्मनिर्भरता की जो मोदी जी बात कर रहे हैं और जो राजनीतिक पृष्ठभूमि में उसका विरोध किया जा रहा है या उसका एक मीनिंग निकाला जा रहा है, वो ये निकाला जा रहा है कि शायद मोदी जी ने कह दिया कि भाई चीन का सामान मत खरीदो। चीन का सामान आप ऐसे कैसे नहीं खरीदेंगे? देखिए, दो देशों के बीच में जब सामान खरीदा बेचा जाता है या ट्रेड होता है, वो एक उसका एक प्रक्रिया होती है। तो आत्मनिर्भरता का मतलब यह है कि हम आर्थिक आत्मनिर्भर बने। देखिए, जब मैं कहता हूं या आप कहते हैं या आपका शो में कहीं भी बात होती है कि महिलाओं की महिलाएं आत्मनिर्भर बने, तो उसका मतलब क्या होता है? महिलाएं भूमिका को पहचानना, खुद के अंदर की जो शक्ति है उसे जानना। हाँ, उसमें उसके अलावा और दूसरी चीज है कि जब हम महिला सशक्तिकरण या महिला आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो हमारे दिमाग में कैसे एग्जाम्पल आते हैं? रूमा देवी के एग्जाम्पल आते हैं, जिन्होंने पूरे के पूरे गांव को कढ़ाई के थ्रू पैसा कमाने लगी वो महिलाएं और अपना खर्चा अपने आप चलाने लगी। तो एक छुपा हुआ मतलब आत्मनिर्भरता का क्या है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता, कि आपके पास इतना धन हो कि आपको डिपेंडेंट ना रहना पड़े। भाई, आप बीइंग वीमेन, आप अपने हस्बैंड पे, अपने पिता पे या अपने भाई पे या अपने बेटे पे डिपेंडेंट ना रहे पैसे के लिए, अपने सामान की, अपनी जरूरतों के लिए। तो पैसा या रुपया तो एक जो है बीच में माध्यम है ना। आप उसको, भाई आप पहले बार्टर सिस्टम था, फिर वो मुद्रा का आविष्कार हुआ, मनी का आविष्कार हुआ, तो मनी तो हम, आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि हम स्वयं के लिए रोजगार पैदा करें, अपने को आर्थिक सुदृढ़ बनाएं। और देखिए, आत्मनिर्भरता का सबसे पहला उदाहरण मैं आपको बताता हूं, महाराजा अग्रसेन हुए थे, उन्होंने एक नारा दिया था, एक ईंट और एक रुपया। वो आत्मनिर्भरता का पहला एग्जाम्पल था। उन्होंने कहा था कि कोई भी अगर आपको गरीब मिलता है तो सब लोग उसको एक ईंट दो और एक रुपया दो। एक ईंट का मतलब यह था कि वो अपना घर बना ले और एक रुपए से वो व्यापार शुरू कर दे, तो वो सक्षम हो जाएगा। तो आर्थिक जो स्वायत्तता है वो आत्मनिर्भरता है, इसका और कोई दूसरा आत्मनिर्भरता का मीनिंग नहीं है। देखिए आप, कि हमारा जो देश है वो विकासशील राष्ट्र है, हम उस श्रेणी में नहीं है कि हम दवाइयां बना लें। जितनी भी दवाइयां हम बनाते हैं हिंदुस्तान के अंदर,
उन सब का साल्ट हम चाइना से मंगाते हैं। आज की डेट में सेकंडों के अंदर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारे साल्ट हम खुद डेवलप करने लगे। हमारी जरूरत जितनी है पेट्रोल की, उसका 50% हम सऊदी अरबिया से मंगाते हैं। तो आत्मनिर्भर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम चीन की बात नहीं है, मैं तो सऊदी अरबिया की बात भी कर रहा हूं, मैं तो अफ्रीका की बात भी कर रहा हूं, मैं तो रशिया की बात भी कर रहा हूं। टेक्नोलॉजी क्रायोजेनिक इंजन है, हम रशिया से लेते हैं क्रायोजेनिक इंजन, तो हम उसको नहीं बना सकते, किसी भी हाल में नहीं बना सकते। तो यहां पर आत्मनिर्भरता की जो बात आती है, वो हम रोजगार देने वाले बने, दूसरों को रोजगार दें और इतना ज्यादा उत्पादन करें। देखिए, आत्मनिर्भरता की परिभाषा में एक बात और आती है कि पहली बात तो उत्पादन हो, दूसरा पॉइंट है अधिक उत्पादन हो, तीसरा पॉइंट है लोगों के द्वारा अधिक उत्पादन हो, और फिर चौथा पॉइंट आता है अधिक लोगों के द्वारा अधिक उत्पादन हो, तो हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। देखिए, आप अपने जो है एक फील्ड के अंदर एग्रीकल्चर में भी अगर आप ज्यादा उत्पादन करते हैं तो आपको ज्यादा क्या प्राप्त होगा? पैसा। आप उससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं। तो आज के जो हालात हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो आत्मनिर्भरता के हालात ये हैं कि जो लोगों का रोजगार गया है, जो लोगों के जीवन में आर्थिक मंदी आई है, उसको पूरा तभी हो सकता है कि जब हम स्वयं को रोजगार दें, स्वरोजगार अपनाएं। और देखिए, जो सारी योजनाएं पीछे चली हैं स्टार्टअप के हैं, आपका मैंने एक शो देखा था जिसमें वो चाय सुट्टा क्या था, वो एक चाय की वो थी, तो उन्होंने भी देखिए आप एक स्टार्टअप भी तो शुरू किया है। बिल्कुल। तो वो खुद भी रोजगार दिया उन्होंने अपने को, और लोगों को भी रोजगार दिया। तो आत्मनिर्भरता का सही मीनिंग यही है। और देखिए, रोजगार की भी एक जब बात आती है तो आत्मनिर्भरता की, मैं इनको जो है चौहान साहब ने जो पूछा है कि देखिए, रोजगार ऐसा हो जिससे जीवन यापन हो सके जी, और शिक्षा ऐसी हो जिससे रोजगार मिल सके। मतलब ये बड़े बड़े जुड़े हुए शब्द हैं सारे। हाँ, एक दूसरे के पूरक है, कड़ी है ये। तो आत्मनिर्भर होने का मतलब, मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं कि इसका गलत मीनिंग ना निकालें। आत्मनिर्भर होने का मतलब ये है कि हम आर्थिक आत्मनिर्भर हों, मतलब हम इतने ज्यादा हो। देखिए, अभी मैं आपको बताता हूं कि भारतवर्ष जो है वो विदेशी मुद्रा भंडार में 8वां राष्ट्र है वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार आज की डेट में। पहले नंबर पे चीन है जी। तो ये आत्मनिर्भरता की एक कड़ी है। अगर हम स्वयं को रोजगार दे सकें या रोजगार क्रिएट कर सकें ज्यादा, तो हमारे यहाँ जो भुखमरी है, या आप देख रहे हैं कि सड़कों पे खाना दिया जा रहा है लोगों को, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो हमारा पैसा लोगों के वेलफेयर में खर्च हो रहा है, वो वेलफेयर लोग अपने आप कर लेंगे और देश में प्रगति आ जाएगी, तो और इंडस्ट्रीज लगेंगी। तो ये पहला, एक तरीके से कहना चाहिए, सीढ़ी है पहली। लेकिन हम दूसरे देशों का माल को हम डिस्कार्ड करके आत्मनिर्भर नहीं बन सकते, क्योंकि वो हमारी जरूरत है, हमें लेनी पड़ेगी। आप देखिए, हार्ट के अंदर जो स्टंट पड़ता है वो इंडिया के अंदर नहीं बनता। मोबाइल फोन हम जो यूज कर रहे हैं ये इंडिया के अंदर नहीं बनता। तो इसको अगर हम सोचे कि हम इसको बनाने लगे तो कम से कम साल, 2 साल, 4 साल लगेंगे इस सेटअप को बनाने में, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। और उसको बनाने के लिए भी मदद के तौर पे हमें उनसे सामग्री लेनी होगी। नहीं, हमने ली है। आप देखिए कितनी गाड़ियां हमने बनाई है, टेक्निकल नो हाउ हम लेते हैं। पहले हमने मारुति, सबसे पहली गाड़ी थी हमारे यहाँ की, और मारुति जो इंडिया ने बनाई थी, तो मारुति के लिए हमने सुजुकी कंपनी से टेक्निकल नो हाउ ली थी। और भी अब हम बहुत सारा ट्रेड है, जो इंडस्ट्रीज है वो इंडिया में आने की बात है। और अभी जापान ने भी हमसे टाई अप किया है कि अगर हम अपने कंट्री से बाहर कोई इंडस्ट्री लगाएंगे तो इंडिया में लगाएंगे और किसी कंट्री में नहीं लगाएंगे। तो सर, यहाँ मैं आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन आया है। अमृता जी ने पूछा है कि सर, चाइना क्यों हमेशा आगे रहता है? देखिए, चाइना हमेशा आगे नहीं है। चाइना का इतिहास, और चाइना तो बड़ा ट्रेडिशनल कंट्री रहा है। मैं जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से मैंने अपना रिसर्च वर्क किया था, और मैं तभी से वहां से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं जिस टाइम वहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड जाता था, 93 की बात है ये, 90s में, और मेरे जो गाइड थे वो मोन्टेक सिंह आलूवालिया के एडवाइजर थे, इकोनॉमिक एडवाइजर थे, एक तरीके से एकेडमिक एडवाइजर जिन्हें कहना चाहिए। तो वहां पर एक स्टडी आई थी, और जिसमें ओपन अप पॉलिसी शुरू हुई थी, एलपीजी पॉलिसी, आपने जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन 93 के अंदर। तो उसमें यह था कि वो ट्रेड इंडिया के अंदर आए, वो इंडस्ट्रीज या किसी और कंट्री में जाए। देखिए, कोई भी कंट्री जब सस्ता माल बनवाना चाहता है तो उसमें 3 फैक्टर्स होते हैं, मटेरियल, लेबर, है ना, और उसके अलावा उसमें टेक्नोलॉजी। तो लेबर या तो इंडिया में सस्ती थी या चाइना में सस्ती थी। चाइना के अंदर लेडी, जो फीमेल पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। और एक फैक्ट ये भी है इकोनॉमिक्स का
कि जो लेबर होती है, मतलब जो बेसिस पेमेंट होता है, वो फीमेल को कम होता है और मेल को ज्यादा होता है। हाँ। और जो इंडस्ट्रीज लगी वहां पे, उन्होंने उसमें फीमेल्स को शिफ्ट में रखा, कम पैसा देके उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो बहुत कम आ गई। तो इंडिया ने वो पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करी और इंडस्ट्रीज को यहां से मना कर दिया। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा डर था इंपीरियलिज्म का। जब देश अंग्रेजों के हाथ में था, 1947 में आजाद हुआ और 1600 उसमें था बीसी के अंदर, तो 400-500 साल अंग्रेजों का यहाँ पे शासन रहा, और वो भी व्यापारी बन के आए थे, इंडस्ट्रीज के थ्रू ही आए थे। तो एक गवर्नमेंट जो थी हमारी, और गवर्नमेंट के अंदर एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर दोबारा से हम गुलाम हो जाएं। तो उन्होंने इसी डर की वजह से कभी भी जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उनसे हाथ मिलाने की कोशिश नहीं करी, और इसके बजाय रशिया से हाथ मिलाया यूएसएसआर से। आपको ध्यान हो, केवल इसी वजह से कि भाई यूएसएसआर जो है वो हमको फेवर करेगा। हाँ, और क्योंकि अमेरिका से और इंग्लैंड से हम पहले से ही जो है एक उसमें रहे थे, अच्छा, वो हम लोगों को बहुत ज्यादा एक अच्छी भावना से देखते भी नहीं थे। वही मानते थे भाई ये बहुत डिस्कार्डेड है और ये कभी हमारी प्रजा रही है। तो और उसी डर की वजह से उन सारी पॉलिसीज को डिस्कार्ड कर दिया गया। वो सारी पॉलिसीज चाइना के अंदर चली गई। चाइना का जो ट्रेड है, उसकी जो गिरावट है ट्रेड की, वो मैं आपको केवल एक एग्जांपल से बताना चाहता हूं कि चाइना वर्ल्ड का पूरा खरीदता है और उससे मटेरियल को रिकास्ट करता है। चाइना के लिए हर कंट्री की कैटेगरी बटी हुई है कि कौन सी कंट्री के अंदर कौन सा माल बेचना है। आप देखिए कि जो आपके फेंकी हुई खराब चीजें हैं प्लास्टिक की, चाइना उन्हें भी खरीद लेता है और उनको गलाकर और फिर दोबारा प्रोसेस करके चीजें बना देता है। तो चाइना तो वेस्ट का इस्तेमाल जो है वो चाइना बखूबी करता है। बखूबी करता है। और दूसरी बात, चाइना ने कई बार डंपिंग पॉलिसी भी अपनाई है। आप देखिए कि आपका सारा ट्रेड आप चाइना पर डिपेंडेंट हो, और सेल्फ रिलायंट होने का मतलब या आत्मनिर्भर होने का मतलब यह भी है कि हम अपनी डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज पर कम करें, हम माल को अपने यहां बनाएं। क्योंकि अगर हमारी डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज को होगी और फिर दोबारा से कोई ऐसा बड़ा कैटलिस्टिक इवेंट पैदा हो गया जैसा पेंडेमिक अब आया है, तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आज देखिए कि हम लोग बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियस है, उद्यमी हैं, हमारे अंदर एंटरप्रेन्योरशिप है। तो आप देखिए पीपीई किट हमने घर में बना ली। मेरठ के अंदर करीब 20-25 कारखाने ऐसे हैं जो ढेरों पीपीई किट बना रहे हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ एक सोफिया स्कूल है लड़कियों का और मिशनरी स्कूल है, वहां की सारी टीचर्स ने पिछले 2 महीने और सारी नन्स ने 2 महीने मास्क बनाया केवल, कि बोले जब हमारे यहाँ लड़कियां आएंगी पढ़ने तो हम सबको मास्क देंगे अपने बने हुए। तो हम लोग एंटरप्रेन्योर हैं बेसिकली, तो हमने तो शुरू कर दिया मास्क बनाना। और इवन आप देखिए कि हमारे गमछा यूज होता है, तो गमछा अपने आप में मास्क है, हमें जरूरत ही नहीं है। तो हम सेल्फ रिलायंट तो हम हो गए और हमने वो शुरुआत कर दी। तो चाइना तो अपनी जो एक तरीके से कहना चाहिए था बहुत गंदी पॉलिसीज के थ्रू इतना ज्यादा तेजी से आगे बढ़ गया है और वो इंडिया को हर्ट नहीं कर पा रहा। ये चाइना को बहुत ज्यादा परेशानी है कि इंडिया के अंदर हम लोग कम में काम चला लेते हैं, मिल बांट के काम चला लेते हैं। तो इसलिए चाइना को लगता है कि वो इंडिया को कैसे ऑक्युपाई करे और इंडिया को कैसे अपने उसमें करे। तो चाइना तो अगर हम लोग खुद अपनी इंडस्ट्री शुरू कर दें तो चाइना तो हमारे सामने कुछ भी नहीं। वाकई में। और जहां तक अभी मैं कुछ दिनों मतलब कल या परसों की बात है, न्यूज में देख भी रही थी कि कुछ वर्षों पूर्व तक चाइना जो है वो बहुत आर्थिक रूप से कोई इतना मजबूत नहीं था, वो नंबर 1 की पोजीशन पर था इस तरीके से। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कुछ ही वर्षों प्रगति की है। और वहां पर जो कहना चाहिए कि जैसे हमारे यहाँ हम कहते हैं कि हमें सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, हमें जिस तरीके से हमारे सरकार ने छूट प्रदान की है, चाइना में वैसा नहीं है। वहां पर जो है गुलाम से रहते हैं वहां के सभी लोग हर मामले में। वो एक्चुअल में क्या है कि वो फर्क है, वहां सोशलिज्म है, हमारे यहाँ आप देखिए कि डेमोक्रेसी है। हाँ। आप वहां पे हमारे यहाँ तो बोलने का और स्वास्थ्यशाही है ना, आप कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के बारे में अपना कोई भी राय दे सकते हैं। वहां नहीं है, वहां तो वो कम्युनलिज्म है, वहां तो हिसाब से सब चीजें होती है। वहां तो जो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है वो राजा है, जो वो कहेगा वो फाइनल है। तो वहां तो एक तरीके से ऑटोक्रेसी मानो आप उसको, ऑटोक्रेसी है, मोर देन ऑटोक्रेसी है। और चाइना ने जिस तरीके से अपने को एस्टेब्लिश किया है वो एक तरीके से एक एग्जाम्पल भी है। चाइना की जीडीपी 10% से ज्यादा है, आप देखिए। बिल्कुल। और पूरे विश्व का बताया था सर, मतलब उस जब मैं देख रही थी तो कि पूरे विश्व में चाइना का जो योगदान है इस वक्त व्यापार को लेकर के पूरे विश्व में वो 60% से अबाव है। बिल्कुल।
ये बहुत हाँ बड़ी बात है कि पूरे विश्व में इस वक्त हाँ जो जी तरक्की का क्षेत्र है उसमें चाइना हाँ 60% से ज्यादा भागीदार है। तो वाकई में अगर पूरा विश्व भी चाहे तो वो इतनी तेजी से चाइना को बाइकआउट नहीं कर सकता है। नहीं, वो एक्चुअल में क्या है, देखिए जब अब आप पढ़ते हैं कि मेड इन चाइना, भाई आपने एक मोबाइल फोन देखा उसमें लिखा हो मेड इन चाइना, दैट इज नॉट मेड इन चाइना, दैट इज मेड बाय चाइना। वो चाइना ने बनाया है, लेकिन वो इंडस्ट्री तो सारी अमेरिकन और इंडियन ही है। असेंबल इंडिया कहाँ हुआ? इंडिया इंडिया के जो टॉप मोस्ट जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने सबने अपनी फैक्ट्रीज वहां लगा ली। कारण क्या था कि हमारे यहाँ जो पॉलिसीज थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव थी। और गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट का आप जान निकाल के और इनसे टैक्स वसूलो और ये करो। उन्होंने सब चीजों की छूट दी। बिजली का बिल वहां बहुत कम है, लेबर वहां बहुत सस्ती है, मटेरियल सस्ता है। आप देखिए कि जो एक ये वॉल क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक के पीछे जो इसकी एक मशीनरी लगी हुई होती है, ये इसकी कीमत मैं आपको बताता हूं कि ये 6 रुपए में हम चाइना से लेते हैं, 6 रुपीज में। और जब आप इसको बाजार में खरीदेंगे तो आपको 100, 150, 200 रुपए तक मिलेगी। आराम से। देखो, हाँ, इसके अंदर है क्या, इसके अंदर प्लास्टिक ही तो है। अगर हम कॉमर्स की भाषा में बात करें तो जो उसकी कॉस्ट है उसके अंदर जो मटेरियल है दैट इज प्लास्टिक। और वो प्लास्टिक वही है जो 10 रुपए किलो शायद आप अपने घर में कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, वही तो है। और हाँ, कितने ग्राम प्लास्टिक होगा, 10 ग्राम, 20 ग्राम प्लास्टिक होगा। तो अगर हम ये भी मान के चलें कि 10 रुपए का प्लास्टिक उसके अंदर अगर लगा है तो भी इसकी कॉस्ट बहुत कम है। बिल्कुल। 6 रुपए तो मैं आपको वो बता रहा हूं जो मेरे बहुत सारे रिसर्च स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो पता करा है और जो बताया है कि 6 रुपए उसकी कॉस्ट है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो वहां पर बहुत सस्ती है और हम भी बना सकते थे, बशर्ते कि हमारी गवर्नमेंट उस समय इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती। जिस टाइम हमने एलपीजी के अंदर एक तरीके से 1991 के अंदर एलपीजी और इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स थे हमने उनको लागू किए थे, तो हम उसको बना सकते थे, कर जी। सकते थे। और आज भी अगर हम सही रूप से देखें, और देखिए जो चाइना ने किया है, वो फिर दोबारा से मैं महात्मा गांधी जी का नाम लेना चाहता हूं कि चाइना ने महात्मा गांधी जी की पॉलिसीज को ही फॉलो करके ये सब काम किया है। महात्मा गांधी जी ने बहुत साल पहले कुटीर उद्योग धंधे, और आप देखिए ये गांधी आश्रम आपने सुना होगा, गांधी आश्रम है ना, और खादी उद्योग, ग्रामीण उद्योग, इन सब की बात कही थी। और हम उन चीजों से पीछे हटते चले गए, क्यों? क्योंकि हमने मॉडर्नाइजेशन एक्सेप्ट कर लिया और हम अपने को मॉडर्न मानने लगे। और ये मानने लगे कि अगर हम हाथ मिलाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, नमस्ते करेंगे तो हम ऑब्सोलीट हैं। लेकिन फिर दोबारा से प्रकृति ने फिर ये कहा कि आप हाथ मत मिलाओ, आप नमस्ते करो लोगों से। तो आज आज देखिए, मैं जानता हूं कि आपके इंदौर के बहुत पास में एक जगह है जहां से आंवले की खेती होती है। वो भील लोग हैं और आंवले की बहुत ज्यादा खेती होती है, वो लोग आंवला बेचते हैं। आप देखिए कि आंवला, हम हमारे यहाँ तो वो चीजें हो रही हैं कि वर्ल्ड जिनको बिल्कुल हाथों हाथ खरीदने के लिए बैठा है। आप देखिए हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी, हाँ, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी। हम क्या चीज एक्सपोर्ट करते थे पुराने टाइम में? अगर हम बहुत पुरानी बात करें वैदिक काल की, एजुकेशन एक्सपोर्ट करते थे और ये अपने कृषि की चीजें एक्सपोर्ट करते थे, दवाइयां, मसाले। आपके यहाँ जो मसाले होते हैं, आपकी रसोई नहीं है, वो रसायनशाला है। तो आप उसके अंदर देखिए हल्दी है और मेथी है, उसके अंदर हर बीमारी का इलाज है। तो वो सारी चीजें, मेरठ एक ऐसी जगह है जहां से आपने, एक हिस्टोरिकल बात बताता हूं मैं, एक हमारी ट्रेड हिस्ट्री की, एक सिल्क रूट कहा जाता है, सिल्क रूट, सप्तपथ भी कहते हैं उसको। तो 7 पथ थे, आपने, हाँ, 7 पथ थे। तो ये वही रास्ता, यहां से अगर हम मेरठ से शुरू करें तो मेरठ से हम सीधे ईरान पहुंच सकते हैं, और बिल्कुल पैदल ही पैदल रास्ते सारे। भाई यहां से आप देखिए कि मेरठ से दिल्ली, दिल्ली को कहते थे हम इंद्रप्रस्थ। प्रस्थ का मतलब होता है रास्ता, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो था दैट वाज द गेट ऑफ द मिडिल ईस्ट। इंद्रप्रस्थ से आपने स्टार्ट किया, और फिर बागपथ था, सोनीपत है, पानीपत है, आपने सारे सुने ही है ना। तो ये सारे, ये इस तरीके से 7 स्टेशन थे, 7 स्टेशन। और जब आप वहां पहुंच जाते थे तो हम लोग तो सारा देखिए, पूरा आपका पूरा मालवा का फूड इतना प्रसिद्ध है, और फूड में मसालों की महक होती है। तो मसाले हमारे यहाँ पौराणिक टाइम से लगे हुए, हमें कॉम्बिनेशंस पता है कि इसके साथ क्या खाना चाहिए। इट मीन्स कि हमारा सारा ट्रेड ही मसालों का और खाने की चीजों का था। और दूसरा हमारा ट्रेड सारा इसका था, क्या नाम है, एजुकेशन का। लोग हमारे अपना विद्यार्थी आते थे बाहर के, चाइनीज हुएनसांग इंडिया आया था देखने के लिए कि भाई हिंदुस्तान में कैसे पढ़ाई होती है। आप देखिए कि हमारे मंदिर और जितने भी ये विश्वविद्यालय तोड़े गए, नालंदा उसमें इंक्लूडेड है, उसका कारण ही ट्रेड को खत्म करना था। सारे मंदिरों में और सारे इस तरीके के विश्वविद्यालयों में ये हम बाहर के उनको हम शास्त्र कला, शस्त्र कला सब सिखाते थे।
और वो यहां से जाते थे विश्व में। आप देखिए एक कविता है और वो चाइना के बारे में ही है कि हमने तुमको बुद्ध दिया और तुमने हमको युद्ध दिया। आपने सुनी होगी, आशुतोष राणा गाते हैं काफी। तो बुद्ध में आशुतोष जी का वाकई में सही कहा, ये बहुत ही अच्छी है, और यदि आप इसकी और थोड़ी पंक्तियां दर्शकों से साझा करेंगे तो और खुशी की बात है। वो मुझे एक्चुअल में इतनी याद है, ये 2 लाइनें ही याद है, क्योंकि मैं एक बार इंदौर में कॉलेज है, अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज इंदौर के अंदर, तो मैं वहां गया था, एक सेमिनार थी, उसमें मुझे बुलाया था, वहां आशुतोष जी भी आए थे, तो बड़ी मित्रता हो गई अच्छी खासी उनसे वहां। तो तब उन्होंने मुझे ये सुनाई थी कि भाई हमने तुमको बुद्ध दिया और तुमने हमको युद्ध दिया, और क्या कहते हो कि चीनी हमको हराएंगे और चीनी को तो घोल घोल हम पानी में पी जाएंगे। तो तो चीनी और कुछ भी हो, तो हमारे हमारे भारतीयों में तो बहुत ताकत है और बहुत जज्बा है, और वो तो हम तो एक बात कहते हैं कि मैंने भी आपको शुरू में कहा था, हम तो शिव के अवतार हैं, हम तो विश्व को गले में रखना जानते हैं और किसी भी चीज से हम नहीं डरते हैं। तो हमारे अंदर का जो एंटरप्रेन्योर है, मैं मोदी जी के साथ अपनी बात जोड़ना चाहता हूं कि हमें अपने एंटरप्रेन्योर को जगाना होगा, बाहर निकालना होगा। हम लोगों को रोजगार देने वाले बने तो आत्मनिर्भर तो हम अपने आप बन ही जाएंगे, उसमें कोई परेशानी है ही नहीं। और हम किसी को क्यों डिस्कार्ड करें, हम ये क्यों कहें कि हम चाइना का माल नहीं खरीदते, हम अपना माल बनाए, उसको बेचे, चाइना का माल अपने आप ही बंद हो जाएगा। वाकई में किसी और को छोटा करने से बेहतर है हम अपनी लकीर को बड़ा करने पे फोकस करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात, यही मूल मंत्र है। इतने अच्छे से आपने ये जो विदेश संबंधी व्यापार है या चाइना का जो प्रश्न पूछा गया था, या जो विजय जी के द्वारा आत्मनिर्भरता की बात पूछी गई थी, इन सब के बारे में आपने इतने साधारण शब्दों में और इतने अच्छे से डेप्थ में हमें समझाया, इस चीज को मतलब हम सभी ने बहुत एंजॉय किया है। और मैं एक छोटी सी चीज अब आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो विदेशी नीति, व्यापार और कंपनीज के आने की बात की जा रही है इस वक्त भारत देश में, जिस तरीके से कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो इस वक्त भारत की तरफ रुख करना चाहती हैं, इसकी पुख्ता सबूत तो नहीं है लेकिन इस तरह की मान्यताएं चल रही हैं। हाँ जी। तो मेरा ये आपसे सवाल है सर कि जब कोई कंपनी भारत में आती है तो वो किस तरीके की शर्तों पर एक देश में पैर रखती है, या हम अपने भारत देश की बात करें तो जनरली जो ये नीतियां होती हैं, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं बिजनेस के, वो नॉर्मली किस तरह के होते हैं और ये एक देश के लिए किस तरह से लाभप्रद है या हानि? हाँ जी, देखिए जो रूल्स रेगुलेशन और विदेशी नीति के बारे में होते हैं, या विदेशी नीति भी ना कहें, विदेशी व्यापार के बारे में कहें, क्योंकि हर चीज विदेशी व्यापार से है, तो जो दिखता है वैसा होता नहीं है। बेसिकली हम WTO के मेंबर हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। WTO की जो शुरुआत है वो 1944 में हो गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और उस समय पे सबसे पहले एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। लेकिन वो जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थी, तो उसके जो महत्वाकांक्षा को कम करके एक गेट बनाया गया, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। उसके बाद WTO बना, अस्तित्व में आया। हम लोग WTO के मेंबर्स हैं, और जब हम WTO के मेंबर हैं तो हम जो भी WTO के मेंबर होते हैं वो आपस में एक दूसरे के यहाँ व्यापार कर सकते हैं, एक दूसरे के फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, और हम उसको मना नहीं कर सकते। और दूसरी बात, आपने एक बात देखी होगी कि जब आप टीवी पे देखते हैं कि 2 देशों के राजाध्यक्ष मिल रहे हैं और दोनों कुछ साइन करते हैं, एक दूसरे को अलट पलट करते हैं, तो वो चीज है क्या, वो हमें देखने को मिलती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि वो है क्या, किस बात के वो साइन कर रहे हैं। में भी ये प्रश्न था कि मतलब हम विदेशी व्यापार की बात करते हैं तो ये होता क्या है, आखिर ऐसी कौन सी चीजों पर परिवर्तन होते हैं कि पूरे देश में इतना परिवर्तन आता है? हाँ, जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था शायद ये वहां बिलों रहते होंगे होटलों में, तो उसके बिल साइन कराते होंगे कि भाई हमने इतना खर्च करा, तुमने कितना खर्च करा। लेकिन वो बाद में पता लगा दैट इज बायलैटरल एग्रीमेंट्स, वो द्विपक्षीय समझौते होते हैं। देखिए, एक पहले क्या था कि जब विदेशी व्यापार होता था तो हम क्या करते थे कि आप हमसे सामान खरीद लो और बदले में हमें सोना दे दो। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि स्टर्लिंग एक मुद्रा थी, स्टर्लिंग, उसको ट्रेड किया जाने लगा। उसके बाद डॉलर में ट्रेड किया जाने लगा। बहुत सारे कंट्रीज डॉलर में ट्रेड नहीं करते हैं, जैसे जापान डॉलर में ट्रेड नहीं करता। तो अभी आपने सुना होगा पिछले 1.5 साल पहले करीब मोदी जी ने एक समझौता कर लिया था जापान से और सऊदी अरबिया से, ईरान, इराक से कर लिया था कि हम आपसे तेल जो खरीदेंगे या सामान जो खरीदेंगे वो हम रुपए के बदले में खरीद लेंगे। हाँ, मतलब उन्होंने, आपने सुना होगा ना, तो वो क्या था, वो डॉलर की जो एक तरीके से कहना चाहिए था धनक थी, उसको तोड़ने वाली बात थी।
आप देखिए कि अभी डॉलर 76 रुपए का हो गया है, मतलब हमारी मुद्रा जो है एक तरीके से डिवेल्युएट हो गई है। और यहां मैं दर्शकों को एक बात और बताना चाहता हूं कि 1947 से पहले, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, जी 1947 से पहले करीब ये 1942 के करीब की बात है, $1 में $12 होते थे। ओके। उल्टी स्थिति थी, बड़ी मतलब हास्यास्पद सी लगती है कि ऐसा कैसे हो जाएगा। हाँ, $12 होते थे $1 के अंदर। लेकिन जब यहां से अंग्रेज गए तो उन्होंने हमारे ट्रेड को तहस नहस कर दिया और हम बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए, हमारे एक इंडस्ट्री नहीं थी। बहरहाल जो आपका प्रश्न था हम उस पर आते हैं। तो जी जब हम विदेशी व्यापार की बात करते हैं तो हमारे कहने से या जन सामान्य के कहने से चाइना का माल आना बंद नहीं होगा या दूसरे कंट्रीज का माल आना बंद नहीं होगा, क्योंकि हमारा उनके साथ में एक बायलैटरल एग्रीमेंट है, हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं। वो हमने साइन किया हुआ है, उसमें हमने चीजों का नाम लिखा हुआ है कि हम आपसे क्या क्या खरीदेंगे, आप हमसे क्या क्या खरीदोगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि 1984 में एक नया इशू आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम बदले में आपको रुपया नहीं देंगे, हम बदले में आपको डॉलर नहीं देंगे, ना बदले में आपको सोना देंगे, हम बदले में आपको सामान देंगे। बार्टर सिस्टम जिसे कहते हैं। ओके, सामान की बदले हाँ, सामान। सामान के बदले सामान। अब देखिए जी विदेशी व्यापार कैसे तय होता है कि आपके पास मान लिया गेहूं है और मेरे पास चावल है। जी अब मैं तो आपका गेहूं लेने को मैं इच्छुक हूं, लेकिन आप चावल लेने में इच्छुक नहीं है। आप किस चीज में इच्छुक हैं? आप जो है दाल लेने में इच्छुक है। तो मुझे क्या करना है? अब मेरे पास एक ट्रेड आपसे बन गया, मैंने आपसे एक समझौता कर लिया कि मैं आपसे गेहूं लूंगा और आप मुझसे दाल लेंगे। अब मैं एक दूसरा कंट्री ढूंढूंगा जो मेरे चावल के बदले में दाल दे दे मुझको। दाल दे दे। वो मेरे चावल के बदले में दाल दे देगा और मैं आपसे दाल के बदले में गेहूं ले लूंगा। तो ये मल्टीलेटरल ट्रेड हो गया एक तरीके से। तो आप ये देखिए कि ट्रेड, हम जन सामान्य या हम घर में बैठ के हम कहते हैं कि हम ये माल नहीं खरीदेंगे या वो माल नहीं खरीदेंगे, या हमारे राजनीतिक प्रतिष्ठान है बहुत सारे, वो कह देते हैं हम ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे। आप देखेंगे हम चाइना से क्या क्या चीजें खरीद रहे हैं, हमें खुद को नहीं पता। एज कस्टमर या कंज्यूमर, हम बाजार में जब जाते हैं तो हम केवल क्या चीज देखते हैं कि जो चीज सस्ती हम वो खरीदते हैं। हमें इस बात से क्या मतलब है वो चाइना की है या हिंदुस्तान की है। या हम किसी तो और जो देश- हमारी हम तो जो वैल्यू फॉर मनी है और जिसमें हमारी सेविंग भी हो रही है, हम वो चीज खरीदते हैं। तो ट्रेड ऐसी चलता है और हम हर चीज को नहीं बना सकते, हर चीज को नहीं बेच सकते। अमेरिका नहीं कर पाया आज तक, देखिए आप। जी तो हम विदेशी व्यापार के लिए जो नीति बनती है वो WTO में जो हमने साइन की हुई हैं और क्या नीतियां हमने WTO में, क्या पॉलिसीज हमने या क्या शर्तें मान रखी हैं। हम जैसे मैं आपको बताता हूं कि 1999 में एक सिएटल में, अमेरिका के सिएटल में एक WTO की मीटिंग हुई थी और उसके अंदर इंडिया पर यह आरोप लगाया था कि आपने अपने यहां सब्सिडी बहुत दी हुई है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, आप उस सब्सिडी को कम कीजिए, नहीं तो आपके एग्रीकल्चरल मार्केट सामान नहीं खरीदेंगे। जी उसका कारण क्या था? क्योंकि एग्रीकल्चरल सामान जो था, अगर उस पर सब्सिडी हटा देते हैं तो महंगा हो जाता है, तो सब्सिडी देने से वो सस्ता रहता है। तो सब्सिडी देने से क्या हमारा माल सस्ता हो गया और दूसरे कंट्रीज का माल महंगा हो गया। तो गवर्नमेंट से वो चाहते, तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। पहले तो हमें जो हम सामान, अब आप देखिए कि जैसे चाइना से हम साल्ट खरीदते हैं दवाइयों के, अभी आप बाई आपने चांस जैसे बताया। हाइड्रोक्लोरोक्विन हम बना रहे हैं इंडिया में, अमेरिका ने हमसे हाइड्रोक्लोरोक्विन ले ली। अब अमेरिका में हाइड्रोक्लोरोक्विन नहीं बनती है, तो एक ट्रेड शुरू हो गया। जब सामान्य स्थितियां सामान्य होंगी तो हम अमेरिका से क्या कहेंगे कि आपने हमसे हाइड्रोक्लोरोक्विन ली थी, अब आप हमें टेक्निकल नो हाउ दे दीजिए या हमारे बच्चों को अपनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जगह दीजिए। ये भी ट्रेड का एक पार्ट है, ये भी ट्रेड का एक पार्ट है। हाँ, मतलब कि हम ये कहेंगे कि भाई हम टेक्निकल नो हाउ तो आपसे लेंगे, लेकिन हम अपने स्टूडेंट भी भेजेंगे जिन्हें आप नया ज्ञान दोगे, जिससे कि वो जो टेक्निकल नो हाउ आपसे ली है 10 साल के लिए हमने, उसके बाद वो 11वें साल से अपने यहां ही उसको काम शुरू कर दें। शुरू कर देंगे। तो ये जो नीतियां हैं, और इसके पीछे फिर दोबारा से वही बेस आता है कि जो सेल्फ रिलायंस है या आत्मनिर्भरता है, कि हम अपने यहाँ इंडस्ट्रीज बनाएं, अधिकाधिक उत्पादन करें जो भी क्षेत्र है। अब देखिए आप नेचुरल गिफ्ट्स आपके यहाँ जो मिले हुए हैं आप उसी को तो बेचेंगे। आपके यहाँ पेट्रोल नहीं होता, आप पेट्रोल नहीं बेचेंगे। बिल्कुल आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी होती है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बेचेंगे, बेचेंगे, सही बात है। है ना। हम जो दूसरे छोटे कंट्रीज हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है बहुत सारे,
या इधर के आप देखिए कि म्यांमार है, इंडोनेशिया है, और ये सारे कंट्रीज हैं, हम इनको सामान बेचते हैं, टेक्निकल नो हाउ उनको हम देते हैं। फ्रांस ने हमसे मारुति गाड़ियां ली थी, खरीदी थी, उनको लगा कि मारुति गाड़ी हमारी रोड्स के लिए बहुत बढ़िया है, तो उन्होंने हमसे ले ली मारुति गाड़ियां। तो और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम बाहर विदेशों में बेच रहे हैं। अब आप देखिए कि हमारी जो सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है कि अगर आप गोवा जाएंगे, गोवा अगर कोई हमारा दर्शक गया हो, तो गोवा में आपको देखने को मिलेगा आम चीज की बड़े बड़े जहाजों में मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं और मिट्टी को ले जा रहे हैं। वो मिट्टी बेसिकली आयरन ओर है, जिसको हम कह रहे रॉ आयरन। हमारी देखिए आप कि जो कहना चाहिए कि एक तो दुर्भाग्य कहें, हम उसे क्या कहें, आयरन ओर हमारी है, वो जापान जाती है, जापान से वो स्टील में कन्वर्ट होती है और फिर से हम खरीदते हैं। तो खरीदते हैं, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो जापान से आयात निर्यात का हमारा है, वो स्टील का। हाँ हाँ, देखिए मतलब अगर हम अपने यहाँ स्टील, और हमारा जो वर्ल्ड का स्टील का किंग है वो इंडिया का है, लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल। हाँ देखिए मतलब कितनी एक तरीके से दुर्भाग्य है। और उसी तरीके से आप देखो कि सिलिकॉन, आपने सुना होगा, सिलिकॉन का रॉ मटेरियल इंडिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं है उसकी। तो अगर हम ये सब चीजें अपने यहाँ डेवलप कर लें, और हमारी जनता या जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं इनसे भी निवेदन करता हूं कि ये भी कुछ ना कुछ ऐसा इनोवेशन करें और ऐसी नई चीजें निकाल के लाएं कि जिससे कि हम अपने देश को, और देखिए जब तक आप नया माल नहीं बनाएंगे और माल नहीं बेचेंगे, आपकी नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल। एक साल के अंदर। हाँ जी जी सर, माफी चाहती हूँ यहाँ, क्योंकि दोबारा से प्रश्न आया है दर्शक का, तो मैं आपके सामने उसे रखना चाहती हूँ। विजय जी ने आगे बात कही है कि क्या आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जो खदान की वस्तुएं हैं उनका तो भंडारण जो है वो लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में मजदूर वर्ग तो विपरीत उन पर प्रभाव पड़ रहा है। तो अभी लगभग मतलब बेरोजगारी जो है वो देश में बढ़ेगी, उनका पूछना यही है। बिल्कुल बिल्कुल, बेरोजगारी बढ़ेगी, लेकिन जो उन्होंने प्रश्न पूछा है कि महंगाई बढ़ेगी, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। मैं आपको इसलिए बता दूं क्योंकि अब वो वाली स्थिति पुरानी स्थिति नहीं है, और गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। और मैं आपको इसमें छोटी सी बात बता देता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसमें एक चाल चली है, बहुत बड़ी चाल ही कहूंगा मैं उसको, क्योंकि चाल इसलिए चली है कि देखिए कि वर्ल्ड में क्रूड ऑयल बहुत सस्ता हो गया था पिछले 2 महीने। ओके। तो 2 महीने में क्या करा मोदी जी ने कि अपने यहां क्रूड ऑयल की टनल्स बना ली, और वो सस्ता क्रूड ऑयल खरीद कर उनको भर लिया। और इस समय अगर क्रूड ऑयल का हम टनल्स की बात करें, तो या तो अमेरिका और उसके बाद इंडिया, ये 2 ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने क्रूड ऑयल अपने यहां वेयर हाउस में रिजर्व किया हुआ है। और इसके अलावा जो बाजार में आप देखिए कि अगर महंगाई बढ़नी होती तो इन 2 महीने के अंदर आपको स्केर्सिटी शो करके, इंडस्ट्री स्केर्सिटी शो करती है और आपको माल महंगा बेचती है, लेकिन एक भी माल आपको महंगा नहीं मिला, उल्टा बहुत ज्यादा कंट्रोल रखा गया। तो आप इस बात से बिल्कुल, वो बातें 1971 60s की थी जब इस तरीके की चीजें हुआ करती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल है और बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं कि जिसमें अगर आपके पास किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा संग्रह दिखाई देगा, तो आप जो है उसमें आपको पकड़कर बंद करा जा सकता है, इसका जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जेल की सजा भी हो सकती है। तो मैं चौहान साहब से कहता हूं कि बिल्कुल निश्चिंत रहें और कोई महंगाई नहीं बढ़ेगी। और हाँ, रोजगार की बात है, रोजगार में देखिए कि रोजगार को पुनर्स्थापित होने में, रिवाइव होने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो लोग हमारे मजदूर लोग चले गए हैं वो पता नहीं लौट के कितने आ पाएंगे, दोबारा इंडस्ट्रीज कैसे शुरू होंगी। और अब हमें टेक्नोलॉजी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए इंडियंस को, और हमें टेक्नो सेवी हो जाना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही हमारा तारणहार होगा आगे। बिल्कुल। और यहाँ संगीता भरूका मैम ने भी आपको धन्यवाद दिया कि मुझे सभी तरह के मैसेज आप तक पहुंचाने होते हैं सर, तो जहां प्रश्न पहुंचा रही हूँ वहीं पर आपको शुभकामनाएं भी पहुंचानी है। और मित्रों ने यहाँ पर आपको धन्यवाद दिया है क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं, इस तरह के मैसेजेस हैं। और डॉक्टर तृप्ति मैम ने इस वक्त हमें शो पर ज्वाइन किया है, हरीश जी ने ज्वाइन किया है, और साथ ही साथ हमें अभी इस वक्त सिंगापुर से प्रदीप केलकर जी ने भी ज्वाइन किया है, जो कल हमारे संडे स्पेशल एपिसोड के गेस्ट थे। तो बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा लगता है जब देश विदेश से भी दर्शक हमारे शो को ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और तो आपका बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इस तरीके से बात करना और लोगों को जानकारियां, और मतलब हम जो देखिए सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ना है आगे, और एक दूसरे से कनेक्ट रहना है। और आप देखिए कि अभी आप बात कर रहे थे कि इंटरनेट का कनेक्शन ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इंटरनेट में एक वर्ड है नेट और नेटवर्किंग। आपका नेट जब बढ़ जाएगा जब आपकी नेटवर्किंग बढ़िया होगी, तो और वो ज्ञानी से ज्ञानी मिले और ज्ञान सवाया होए वाली बात है, और लोग मिलेंगे एक दूसरे को बांटेंगे। और मैं सभी दर्शकों से फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि वो जहां भी हो, जिस क्षेत्र में भी हो और
पर जो कुछ भी कर सकें अपने देश के लिए करें और रोजगार लोगों को देने की कोशिश करें। ऐसी चीजें अपनी वो निकाले नहीं और उनको इनोवेट करें कि जिससे कि वो कम से कम एक व्यक्ति को तो रोजगार दे सकें अपने जीवन में। बिल्कुल। और विजय जी ने यहाँ दोबारा आपके लिए लिखा है कि आपके सभी उत्तर उपयुक्त एवं संतुष्टिपूर्ण थे, इसके लिए मैं अच्छा जी। आपको आत्मीय धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अच्छा जी, विजय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार कि और उनको बात अनुराग अच्छी लगी। वेरी इंफॉर्मेटिव सर, मतलब बहुत ही अच्छा था आपका सेशन। वाकई में मुझे भी बहुत अच्छा लगा है हाँ सर जी। आज आपसे बात करके, क्योंकि वो चीजें जो हम सिर्फ टीवी पर देख रहे थे या ऊपरी हाँ ज्ञान था, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर जी, व्यक्ति कॉमर्स या इन चीजों से इतना ताल्लुक रखे गहरा, तो उसे सही कॉमन बात। भाषा में इस तरह से समझा जा सकता है, क्योंकि बड़ी हाँ जटिल जी। होती है विषय की, जो हाँ भाषाएं जी। हैं वो बड़ी जटिल होती है। एक हाँ आम जी। इंसान, यदि मैं अपनी बात करूं, मैं आर्ट्स से संबंधित हूँ या मैं दूसरे क्षेत्रों से संबंधित हूँ, तो ऐसे में हाँ मेरे जी। लिए ये टेक्निकल लैंग्वेज समझना बड़ा कठिन हो जाता है। हाँ, बहुत मुश्किल होता है जी। हाँ जी। बिल्कुल। तो एक आम इंसान के लिए आम भाषा में जिस तरीके से आपने हमें ये चीजें समझाई है, एक नॉर्मल लैंग्वेज के द्वारा विश्व की हाँ और जी। देश की इतनी बड़ी नीति को आपने हमारे सामने आज प्रस्तुत किया है, वो वाकई हाँ में जी। बहुत ही शिक्षाप्रद रहा है हमारे लिए। और मैं अपने अंतिम सवाल की ओर आगे बढ़ूंगी। अब दोस्तों, हाँ हमारी जी। बात हो रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश से डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल जी से, जिनसे कि हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं विदेशी नीति और व्यापार संबंधी चीजों पर। और कल हमारे साथ होंगे राजस्थान उदयपुर से पायोनियर स्कूल के डायरेक्टर प्रतीक सर, जिनसे हम बात करेंगे शिक्षा नीति के ऊपर और स्कूल की शिक्षा को अब किस तरह से परिवर्तित किया जाएगा। इन विषयों पर कल हमारी बात होगी पायोनियर स्कूल के डायरेक्टर सर से। और आज हमारी बात हो रही है डॉक्टर हिमांशु जी से। सर, मेरा अंतिम सवाल जो है वो अब उत्तर प्रदेश के लिए है, और वो हम हाँ जी। हमेशा हमारे दर्शक वाले गेस्ट से पूछते हैं कि इस वक्त कोरोना को लेकर के उस राज्य के किस तरह के हालात हैं और सरकार जो है वो किस तरह के प्रबंध कर रही है। देखिए, हमारे यहाँ जो योगी जी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की, और वो बहुत ही तत्परता से अपने पूरे प्रबंध में लगे हुए हैं। और यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी व्यक्ति को, मतलब कोरोना के प्रति जो युद्ध चल रहा है सरकार का, उसमें ढिलाई देने का किसी को भी बिल्कुल भी जरा सा भी छूट नहीं है। और जो व्यक्ति भी कोई भी जो हमारा प्रशासनिक संदेश है या प्रशासनिक बात है उसको नहीं मानता तो उस पर एकदम से कार्रवाई होती है। और यहाँ के सब लोग भी जो है, मेरठ में हम जो देख रहे हैं कि मेरठ में भी कुछ क्षेत्रों को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि देखिए आज कल ईद का त्योहार था बहुत बड़ा, तो उस वजह से भी कुछ लोगों को बाजार में निकलना पड़ रहा था। नहीं तो अधिकतर क्षेत्रों में लोग बड़ी डिसिप्लिन के साथ में बाजारों में निकल रहे हैं। और सुबह के टाइम थोड़ी छूट रहती है कि भाई आप घर का सामान, सब्जी या दूध या बच्चों की जरूरत का सामान ले लें, तो वो सब जो है सुबह के टाइम ही निकलते हैं। और 10 बजे के करीब तो बिल्कुल शांति हो जाती है, कोई बाजार में नहीं दिखाई देता, सड़कों पर भी कोई नहीं दिखाई देता, और लोग घरों में अपने रहते हैं। और दूसरा ये है कि आस पड़ोस में भी मिलने वालों ने भी थोड़ा सा अपने को दूरी बनाई हुई है, क्योंकि देखिए सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा इसका इस समय कहना चाहिए कि उपाय है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई कोरोना की दवाई नहीं है। और यहाँ के लोग थोड़ा सा अपने को मजबूत भी बनाए हुए हैं, रोज तरह तरह के प्रोग्राम्स चलते रहते हैं एक दूसरे के। और यहाँ एकेडमिक प्रोग्राम्स भी काफी हो रहे हैं मेरठ शहर के अंदर, तो स्टूडेंट्स और कॉलेज, हम लोग भी एकेडमिक प्रोग्राम्स काफी करा रहे हैं, क्विज करा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, प्रिवेंशन की बात ही बता रहे हैं। देखिए एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और मैं सारे दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आप अपने को ध्यान रखें जैसे यहां रखा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में हालात बिगड़े हुए नहीं है, पूरे कंट्रोल्ड है, तो ये एक बहुत बड़ी निश्चिंत। और अभी एक और रिपोर्ट आई है कल ही, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब जो कोरोना की जो रेट है, मतलब पर डे जो कोरोना के पेशेंट्स आ रहे थे वो घटी है और रिवाइवल रेट बढ़ी है। तो कोरोना में अब जो लोग एक तरीके से सही हो रहे हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं, और कोरोना से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और बस अपने को सेफ रखें, अपने को दूरी बनाए रखें, और आप जहां पे बिल्कुल आश्वस्त हो कि सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, वहीं पर आप जो है बैठे हो, जैसे घर में परिवार में बैठते हैं जी। तो मेरठ उत्तर प्रदेश के हालात तो बहुत बढ़िया है, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसे परेशानी नहीं है खास। और मैं समझता हूँ मोर और लेस तो अब सभी जगह ठीक ही होंगे हालात जो है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि और हिंदुस्तान में, पूरे भारत में तो कोरोना का उतना प्रभाव तो नहीं रहा है कोरोना का। और अब मैं समझता हूँ कि जो हमारे प्रयास चल रहे हैं, और ये बहुत जल्दी और इसमें घट जाएगा। बिल्कुल घटेगा सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और यहाँ पर अरविंद जी जो हैं, जो कि LIC ब्रांच के मैनेजर हैं, उन्होंने भी हाँ आपके जी। लिए संदेश दिया है कि उपयोगी ज्ञानवर्धक जानकारियां मिली है। सर, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, अरविंद जी को भी धन्यवाद कि उनको और जो अच्छा लगा, पसंद आया सर। जी, हमारे एक दर्शक है दीपक जी, वो अपनी बुक के बारे में हमसे शेयर कर रहे हैं कि मैम, आई विल बी हैप्पी टू शेयर विथ यू
दैट माय डेब्यूट बुक इज इंदौरी अल्फाज नाउ अवेलेबल। तो दीपक जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपकी पुस्तक कब अवेलेबल है, किस प्लेटफॉर्म पर है, आप हमसे जरूर शेयर करिएगा। हम हमारे शो के माध्यम से दर्शकों को ये मैसेज भी जरूर देंगे। और हाँ हम जी। इसी तरह से अच्छी अच्छी बुक्स लिखते रहे, जानकारियां शेयर करते रहे दीपक जी। ये शो के द्वारा माध्यम से मैं आपको शुभकामनाएं दे रही हूँ सभी व्यूवर्स की तरफ से। अभी हमारी बात हो रही है डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल जी से, जो कि उत्तर प्रदेश मेरठ से हैं, और उनके साथ आज हमने चर्चाएं की है विदेशी नीति, विदेशी व्यापार और साथ ही साथ रोजगार जैसे विषयों पर बात हुई है। कल हमारे साथ राजस्थान उदयपुर से हमारे साथ हमारे गेस्ट होंगे दीपक जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे शिक्षा नीति और स्कूली शिक्षा के बारे में। तो दोस्तों, अब मैं विदा लेती हूँ। और सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शो पर इतना समय प्रदान किया, हमसे इतनी सारी जानकारियां साझा की है। उम्मीद करते हैं भविष्य में भी जब कभी आपके मार्गदर्शन की, आपके सहायता की आवश्यकता होगी, आप हमें जरूर समय प्रदान करेंगे। मैं भी आपको नम्रता जी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सारे दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत तत्परता से सुना और बहुत ध्यान से सुना, और मेरी बात उनको अच्छी लगी। और आप मुझे जब कभी अगर बुलाना चाहेंगे तो मैं दोबारा आपके सामने बिल्कुल उपस्थित हो जाऊंगा, और इसी तरीके के विषय लेकर मैं जो थोड़ा टिपिकल और सामान्य जनता की समझ से बाहर है, मैं चाहता हूं कि उन्हीं पे हम डिस्कस करें, जिससे कि वो चीजें उन लोगों को पता लगे और वो सब चीज बात सीखे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। कल के अतिथि के लिए केसरिया बाला माओनी पधारो हमारे साथ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। विजय जी का मैसेज है, कल के अतिथि के लिए केसरिया बाला माओनी पधारो हमारे शो। बिल्कुल विजय जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बिल्कुल नोट कर लेती हूँ ये, और कल उनका वेलकम जो है वो आपके इन्हीं शब्दों के साथ किया जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी इतना प्यार देते हैं शो पर और इस तरीके से बात करते हैं। एक चीज जो मैं आप सभी से साझा करना चाहती हूँ, जून से इस शो का जो फ्रेम है वो चेंज होने वाला है, और हो सकता है इसके प्लेटफॉर्म में भी हम बदली करें। यानी कि मुझे लगातार मैसेज आ रहे हैं फेसबुक के द्वारा इस शो को कंडक्ट करवाने के लिए, क्योंकि और भी दर्शक जो है वो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो आप लोगों के प्यार के कारण ये जो शो है वो और भी लोगों तक पहुंच रहा है, और लोग चाह रहे हैं कि इसे और किसी प्लेटफॉर्म पर भी शुरू किया जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली जून से हम इसको फेसबुक पर स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ इसे ऑल्टरनेट डेज में शुरू करने का प्लान किया जा रहा है अब, क्योंकि लगातार अब जिस तरह से लॉकडाउन पहले था तो सभी लोग घर में थे पूरी तरीके से, और अब धीरे धीरे लॉकडाउन जो है वो समाप्ति की ओर है, तो सब अपने रूटीन में अब लगने वाले हैं। इसीलिए हमारे शो में भी तब्दीली की जा रही है, और अब एक दिन छोड़ करके इसको हम प्रस्तुत करेंगे 1 जून से। तो आप सभी दर्शकों का इसी तरीके से प्यार मिलता रहे, और यदि प्लेटफॉर्म चेंज करेंगे तो वो भी आने वाले दिनों में आपको मैं जानकारी प्रदान करूंगी। फिलहाल इसका जो अगले 1 हफ्ते तक प्लेटफॉर्म है, यानी कि 31 मई तक, वो इंस्टाग्राम ही है, और लगातार हम आपसे इसी तरीके से बात करते रहेंगे। और इस पे प्लानिंग की जा रही है इसे फेसबुक पर लाने की। यदि ये हो जाता है तो भी आपको सूचित किया जाएगा। आप अपना प्यार और साथ इसी तरह से वहां पर बनाए रखेगा। इसी के साथ मैं नम्रता सावंत आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद।